गुड डे डियर स्टूडेंट्स। एमए फाइनल की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे फेडरलिज्म के प्रतिमानों या फेडरलिज्म के मॉडल्स पर। 1947-49 में जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था, तब संघात्मक व्यवस्था के 3 प्रतिमान या मॉडल विकसित हो रहे थे। ये 3 मॉडल हैं: सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा है एकात्मवादी संघवाद यूनिटेरियन फेडरलिज्म, और तीसरा है सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ये 3 प्रतिमान संविधान निर्माण के समय भारत के समक्ष मौजूद थे, क्योंकि ये 3 मॉडल उस समय विकसित हो रहे थे। मूलतः संघीय व्यवस्था में प्रथम 2 मॉडल यानी सहयोगी संघवाद और एकात्मवादी संघवाद ही है। मूल मॉडल इसके 2 ही हैं, सहयोगी संघवाद और एकात्मवादी संघवाद। तीसरा मॉडल सौदेबाजी वाला संघवाद द्वितीय प्रारूप का ही एक विशिष्ट रूप या अंग है, यानी एकात्मवादी संघवाद का ही एक विशिष्ट रूप है। हम चर्चा करते हैं एकात्मवादी संघवाद पर। संघवाद के परंपरागत रूप में वर्तमान परिस्थितियों में अधिकाधिक बदलाव आता जा रहा है, और यह बदलाव केंद्र अभिमुखी है। जैसी जोरी ने अपनी पुस्तक राजनीतिक संस्थाओं में कहा है, इस नए प्रतिमान का न तो विशुद्ध रूप में संघात्मक कहा जा सकता है और न ही इसे आसानी से एकात्मक संघवाद की संज्ञा दी जा सकती है। परंपरागत संघवाद में राज्य सरकारों को मूल रूप से जो शक्तियां प्रदान की गई थी या जो अधिकार प्रदान किए गए थे, उनकी कीमत पर केंद्रीय सरकार ने अधिकाधिक तीव्रता से अपनी शक्तियों का विकास किया है। क्षेत्रीय सरकारों की तुलना में केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकारों की महत्ता अधिकाधिक बड़ी है, क्योंकि उनका आरंभ शून्य से हुआ और क्योंकि उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण प्रदान किया गया है जिनसे अधिकांश सरकारों को निपटना पड़ता है। जैसी जोरी का यह कथन एकात्मवादी संघवाद के स्वरूप को स्पष्ट करता है। यानी प्रारंभ में जब संघीय शासनों की स्थापना हो रही थी या संघीय शासन की स्थापना हुई, उस समय केंद्रीय सरकारों को कम से कम अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई थी और राज्य सरकारों को अधिक शक्तिशाली और अधिक कार्यक्षेत्र प्राप्त थे, जैसा कि हम अमेरिका के संघवाद के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे संघवाद के इस क्लासिकल स्वरूप में परिवर्तन आने लगा और केंद्र सरकार अधिकाधिक शक्तिशाली होने लगी। केंद्रीय सरकारें राज्य सरकारों की अधिकारों की कीमत पर अपने अधिकार और शक्तियां बढ़ाती जा रही हैं। प्रारंभ में केंद्र सरकारों को, जैसा हमने बात की, कि कुछ ही विषय जो सार्वजनिक और सबसे महत्वपूर्ण होते थे,
मतलब सबसे महत्वपूर्ण का तात्पर्य है कि सभी राज्यों से जिनका संबंध था, उन्हीं विषयों को केंद्र सरकार के पास रखा जाता था। जैसे जोरी ये कहते हैं कि केंद्रीय सरकारों या राष्ट्रीय सरकारों की का आरंभ शून्य से हुआ। प्रारंभ में उनके पास कोई महत्वपूर्ण शक्तियां नहीं हुआ करती थी, केवल सबसे सार्वजनिक या सबके हितों से जुड़े हुए कुछ विषय क्षेत्र जैसे रक्षा, यातायात, संचार व्यवस्था आदि विषय ही केंद्र सरकार के पास होते थे। बाकी सभी महत्वपूर्ण विषय राज्य सरकारों के पास हुआ करते थे। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में केंद्र के पास अब अधिकाधिक शक्तियां आती जा रही है और राज्य सरकार केंद्र की एवज में शक्तिहीन सी नजर आने लगी है। केंद्रीय सरकारों की शक्तियों में बढ़ोतरी के मुख्यतः 5 कारण रहे हैं, जो सार्वकालिक और जो सार्वकालिक नहीं कहेंगे, जो सार्वदेशिक है, यानी केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी संघीय राज्यों में, यानी दुनिया के उन सभी राज्यों में जहां संघीय शासन व्यवस्था है। इन 5 कारणों ने केंद्र सरकार की शक्तियों में आवश्यकता से अधिक या तीव्रता से केंद्र सरकार की शक्तियों में बढ़ोतरी की है। ये 5 कारण है: युद्ध की राजनीति, दूसरा मंदी की राजनीति, अगला है कल्याण की राजनीति, नेक्स्ट है शिल्प की राजनीति, और लास्ट है सहायता अनुदान की राजनीति और दलगत राजनीति। इन 5 शक्तियों ने या 5 तत्वों ने केंद्र की सरकार की शक्तियों को निरंतर बढ़ाया है और राज्य सरकार की शक्तियां उसके एवज में कम होती गई है। युद्ध और मंदी की स्थिति में राष्ट्रीय हित की युद्ध और मंदी राष्ट्रीय हितों को प्रभावी तौर पर रक्षा करने के लिए एकात्म नियंत्रण की मांग करते हैं। यानी युद्ध या आर्थिक मंदी के समय तीव्र और प्रभावी निर्णय क्षमता की आवश्यकता बढ़ जाती है और यह क्षेत्र या यह कार्य केंद्र सरकारों के द्वारा ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अतः समय समय पर पड़ने वाली आर्थिक मंदी और युद्ध की राजनीति ने केंद्र सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि की है। इसी तरह शिल्प की राजनीति भी केंद्र सरकार की शक्तियों में बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रही है। शिल्पी राजनीति का अभिप्राय उन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकासों के प्रकाश में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना है, जिनका सरकारी मशीनरी के संचालन पर प्रभाव पड़ता है। ये लोग सरकार का संचालन विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, यानी सरकार में प्रशासनिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासनिक वर्ग के द्वारा यह शिल्प की राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। ये लोग सार्वजनिक प्रशिक्षण की कला में सुप्रशिक्षित होते हैं। अतः नौकरशाही के द्वारा इस शिल्पी राजनीति को विशिष्ट आयाम या स्वरूप प्रदान किया जाता है और शिल्प की राजनीति के माध्यम से भी, यानी बढ़ती हुई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आवश्यकताओं ने
इस शिल्प की राजनीति को जन्म दिया है और प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्र के बढ़ते हुए प्रभाव ने केंद्र की सरकारों को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान की है। दूसरा जो मॉडल है वह है चलिए दूसरे मॉडल पे हम बाद में बात करते हैं, पहले एकात्मवादी संघवाद पर ही कुछ और विचार करें। भारत में एकात्म संघवाद का लक्षण भारतीय संविधान के अंतरंग और बहिरंग दोनों में उपस्थित है। इसी कारण भारतीय संघीय व्यवस्था पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि भारत में संघात्मक शासन न होकर एकात्मवादी संघवाद है। तो भारत में केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाने वाले तत्व हैं, वह संविधान में भी अंतर्निहित है और संविधान के बाहर जो राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था पनपी, उसने भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि की है। ये व्यवस्थाएं हैं इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होना, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना, केंद्र को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार होना, कानून लेखा परीक्षण तथा चुनाव आयोग जैसी व्यवस्थाएं एकात्मक प्रणाली के सूचक है और ये सभी व्यवस्थाएं भारत में विद्यमान है। यानी संविधान के अंतर्गत भी कुछ तत्वों को देख सकते हैं और संविधान के बाहर भी कुछ तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। ये सभी लक्षण संविधान के अंतर्गत विद्यमान है और संविधान के बहिर्गम में हम देख सकते हैं राज्य विकास परिषद, योजना आयोग, विकास परिषद आदि ऐसे कारक हैं जिनसे अप्रत्याशित रूप से केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि होती है। केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व। विशेषतः इस संदर्भ में हम पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को लिख सकते हैं। यानी 1950 से 1984 तक का काल प्रधानमंत्री के चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभावी काल रहा और इस दौरान एक दलीय प्रभुता ने भी केंद्र सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि की। एक दलीय प्रभुता का जो काल है वह 1970 तक रहा, यानी 1950 से 1967 तक, और इसके बाद में 1977 से 1989 का जो कार्य है, समयावधि है, यानी 1967 से 70 तक और 1977 से 1979 तक की कार्यावधि को छोड़ दिया जाए तो 1950 से लेकर 1984 तक का काल प्रधानमंत्रियों के चमत्कारी व्यक्तित्व का काल रहा और इस समय केंद्र सरकार की शक्तियों में अतिशय वृद्धि देखने को मिली। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद आदि ने व्यवहारिक रूप में एकात्मवादी संघवाद को बढ़ावा दिया। जैसे कि जेसी जोहरी के शब्दों में कहा जा सकता है
जेसी जोरी ने इन्हें अपने शब्दों में इस तरह व्यक्त किया है। संघीय पद्धति के संचालन में राजनीतिक दल की भूमिका एक संविधानेतर अभिकरण के रूप में होती है। यद्यपि औपचारिक रूप से इस लिहाज से संघीय पद्धति बने रहने पर भी ये एक एकात्म पद्धति का रूप धारण कर लेती है। जब राजनीतिक दल अपने चरित्र को संघीयकृत किए बिना राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों की मशीनरी का संचालन करते हैं, यानी राजनीतिक दलों के स्वरूप ने भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति या एकात्मवादी संवाद को बढ़ावा दिया है। यूनेस्को के तत्वाधान में 1973 में संघवाद पर आयोजित गोष्ठी में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा था, केंद्रीयकरण की अपनी सशक्त प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप भारतीय संघवाद राजनीतिक सामंजस्य और आर्थिक विकास के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति का समाधान बना है। यह विवाद कि भारत में संघीय व्यवस्था है या नहीं सारहीन है। यह विवाद इसलिए उठा है कि विद्वान अमेरिकी उदाहरणों से उधार ली गई संघवाद की शास्त्रीय अवधारणा में आस्था रखते हैं और उनका दृष्टिकोण पूर्वाग्रह युक्त है। भारतीय संघवाद का स्वरूप भिन्न है और वह केंद्रीयकृत संघवाद का नवीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो विशेष रूप से तृतीय विश्व के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए प्रासंगिक है। यानी लक्ष्मीमल सिंघवी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है अथवा नहीं, या फिर भारत को एकात्म प्रधान संघीय व्यवस्था कहा जाए। बदलती हुई परिस्थितियों में न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सभी संघीय व्यवस्थाओं में केंद्रीय सरकारों की शक्तियों में अतिशय वृद्धि हुई है और भारत इसका अपवाद नहीं है। हाँ, भारत की अपनी विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक तत्वों को विशेष रूप से जानबूझकर अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है या भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था को हम बदलते हुए स्वरूप का या गतिशील संघवाद की संज्ञा दे सकते हैं। और लक्ष्मीमल सिंघवी का ये कहना है कि ये बदलता हुआ या गतिशील संघवाद तृतीय विश्व के राष्ट्रों के लिए सर्वोत्तम संघवाद है, क्योंकि तृतीय विश्व के राष्ट्रों की अपनी कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्याएं हैं। उन समस्याओं का निराकरण शास्त्रीय या क्लासिकल संघीय अवधारणा जिसका उदाहरण हम अमेरिका को मानते हैं, उस शास्त्रीय या क्लासिकल अवधारणा के द्वारा नहीं किया जा सकता। इन तृतीय विश्व के राष्ट्रों के लिए विशेष नवीन परिस्थितियों और समस्याओं को सुलझाने वाला विशिष्ट और गतिशील संघवाद सर्वोत्तम है और भारत इसी गतिशील या बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप वाले संघवाद का एक सर्वोत्तम उदाहरण है।